बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसके लिए बच्चों मैं पहले आपको इस जो क्वेश्चन की कुछ ऐसी चीजें बता दूं कि जब भी वो आएगी तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप याद रख सकते हो। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर अगर कहीं पर इस क्वेश्चन में अगर p इक्वल टू समथिंग जो भी आए, जैसे ही p आ गया तो उससे अगली लाइन आप लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये लिखोगे। जैसे ही p आ गया, साइड में कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको ये p देखना है। दूसरी बात बच्चों, अगर यहां पर मान लो p स्क्वायर, इस क्वेश्चन में मिलेगा 2q स्क्वायर, या फिर आपको मिलेगा q स्क्वायर और इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा 2c स्क्वायर। अगर ये चीज आ जाए यानी कि p स्क्वायर, यहां पर तो p आया तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां पर p स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाए, पीछे क्या लिखा है वो छोड़ दो, तो अगले 3 लाइनें क्या होंगी, 2 p स्क्वायर को भाग करता है, p स्क्वायर को भाग करता है, फिर उससे अगली लाइन होगी 2 p को भाग करता है, और फिर इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 2c, p इक्वल टू 2c, जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, हम ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 2c आ जाए बच्चों, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, p स्क्वायर की जगह q स्क्वायर लिख देना है और p की जगह q, बस यहाँ तक ये लाइनें चलेंगी। तो आपको इन दो चीजों पर ध्यान रखना है, और जहां फिर p स्क्वायर यानी कि p आ जाए दोनों तरफ वर्ग और p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर हम ये 4 लाइनें लिख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो उसके लिए मैं क्या मान लूं कि माना कि ये प्रिमेय संख्या है, सिद्ध क्या करनी है, अप्रिमेय, और मैं क्या मान लूं, प्रिमेय। तो मैं कहूंगा माना रूट 2 एक प्रिमेय संख्या है, कि मान ले ये एक प्रिमेय है, कि आप तो अप्रिमेय कह रहे हो, मैं प्रिमेय मान लेता हूं, एक प्रिमेय संख्या है। अगर बच्चों ये प्रिमेय है जो मैंने मान ली, तो प्रिमेय को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, p बटे q के लिए। इसीलिए हम लिख सकते हैं इस रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इक्वल टू p बाय क्यू, जहां पी क्यू इक्वल टू 1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वह क्यू नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों। और इस इक्वेशन को आप समीकरण 1 दे दो, यहां पर पूरी को ही दे दो, यहां पर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इसका, पी क्यू इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है बच्चों कि एक को छोड़कर, यानी कि एक को छोड़कर कोई और नंबर इन दोनों संख्याओं को एक टाइम में भाग नहीं कर सकता। यानी कि p और q, जैसे मान लो मैं कह दूं 2 p को भी भाग करता है, 2 q को भी भाग करता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद बच्चों ये हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, इस पार्ट को आप 1 दे दो, और इसके बाद बस एक अगली लाइन याद कर लो, r
पार गुणा करने पर। बस ये लाइन याद कर लो, उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। यहां पर बाय 1 कर दो, आर पार गुणा करोगे तो बच्चों यहां पर 1 की मल्टीप्लाई पी से, √2 की मल्टीप्लाई क्यू से, तो यहां पर आ जाएगा P इक्वल टू √2 Q। अब बच्चों यहां पर P आ गया, मैंने कहा था जब भी P आ जाए तो अगली लाइन क्या लिखनी है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब बच्चों दोनों तरफ मैं वर्ग करता हूं तो P का वर्ग क्या हो जाएगा, P की 2, √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और Q का वर्ग हो जाएगा Q²। यहां पर बच्चों मेरा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। मैंने कहा था अगर P² आ जाए इक्वल टू 2Q² तो हमें क्या लिखना है, इसीलिए 2P² को भाग करता है, भाग करता है, इसीलिए 2P को भी भाग करता है। और इसीलिए हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, सॉरी यहां पर लिख सकते हैं P इक्वल टू 2C, जहां C एक पूर्णांक है, जहां C एक पूर्णांक है। अब बच्चों यहां पर मैंने ये चारों लाइन देख लो, यहां से ऐसे की ऐसे लिख दी है। अब दूसरा फिर स्टेप स्टार्ट हो गया, यहां पर क्या आ गया, P आते ही मुझे क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, P², और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, C का स्क्वायर क्या होता है C²। अब बच्चों यहां तक मैंने डेफिनेशन पार्ट किया है। यहां पर मैंने एक लाइन ये आर पार गुणा करने पर की है, उसके बाद P आते ही मैंने उसकी अगली लाइन लिखी, P² आने पर अगली लाइन, अब फिर यहाँ पर P² आ गया। मगर बच्चों मैंने बताया था ये 4 लाइनें तब फॉलो करोगे जब यहाँ पर 2 होगा। क्या होगा, 2। और 2 क्यों है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये जो यहाँ पर 4 आया है अब ये फॉलो नहीं करना है हमें। अब मुझे क्या करना है, इसे समीकरण, यहां पर मैंने 1 दे रखा है, इसे समीकरण 2 मान लो, और P² को समीकरण यहां पर 3 मान लो। देखो P² वाले को मैंने समीकरण माने हैं और किसी को नहीं माना। यहां पर अब जैसे एक लाइन ये याद करनी थी, अब दूसरी लाइन यहां पर ये याद कर लो कि समीकरण 2 व 3 को बराबर रख दो, क्योंकि बच्चों यहां पर ये P² है, यहां पर भी ये P² है, तो जब दोनों P² है तो दोनों बराबर हो गए। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 व 3 से मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया, तो ये जो 2Q² है, 2Q² ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 4C² की। अब यहां पर बच्चों मैं Q² को फाइंड आउट करूंगा, इसके लिए ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा 4C² के, 2 2 दूनी 4, यहां पर क्या आ गया 2C², इसीलिए Q² किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2C²। मैंने फिर कहा था कि वहां हमने कहा था Q² इक्वल टू 2C² आ जाए कहीं भी तो मुझे अगले ये स्टेप फॉलो करने हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, इसीलिए 2Q² को भाग करता है, Q² को भाग करता है।
अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी बच्चों, इसीलिए 2 Q को भाग करता है, Q को भाग करता है। अब बच्चों यहां पर मैंने कहा 2P को भाग करता है, इसे समीकरण A मान लो, और यहां पर कह रहा हूं 2Q को भाग करता है, इसे समीकरण B मान लो। तो यहां पर 2P को भाग करता है, वहां पर 2Q को भाग करता है, तो मैं इसीलिए क्या लिख सकता हूं, 2P व Q दोनों को भाग करता है, दोनों को भाग करता है। अब यहां पर देखिए बच्चों, मैंने यहां पर कहा था कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। मैं यहां पर कह रहा था कि एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या इन दोनों को भाग नहीं कर सकती, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि 2P व Q दोनों को भाग करता है। तो ये तो गलत हो गया ना, कि यहां पर मैं कुछ कह रहा हूं और वहां पर कुछ कह रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी बातों में विरोधाभास है। अब कौन सी गलत है इनमें, क्या ये गलत है 2P व Q को भाग करता है, या फिर ये गलत है कि P Q को कोई भी संख्या व एक को छोड़कर कोई भी संख्या भाग कर नहीं कर सकती। तो बच्चों ये तो गलत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने यहां पर ये पूरी चीज प्रूव की है, सिद्ध किया है। ये रफ काम है बच्चों, इससे रफ काम को छोड़ देना, तो ये रफ है। तो मैंने यहां पर पूरी, जहां पर ये सब कुछ प्रूव किया है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये सच नहीं है, ये गलत है। और ये गलत क्यों है, क्योंकि जब मैंने √2 को प्री में मान लिया तो इसलिए गलत है। तो इसीलिए जो अगर हम कहें, मैं यहां पर ये कहूंगा यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इस तरीके से इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसे हम इस आसानी से इन स्टेप को याद करते हुए, और ये जो 2 स्टेप हमारे इन्हें याद करते हुए आसानी से कर सकते हैं।